सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महान सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेस जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेस बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं रणजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं कि बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जाने की तैयारी में है, और उससे ठीक पहले 8 अगस्त 1930 को एक सम्मेलन होता है। 8 अगस्त और 9 अगस्त 2 दिवसीय सम्मेलन होता है, लेकिन 8 अगस्त को बाबा साहब एक बड़ा स्पीच देते हैं, और उस स्पीच में प्रस्ताव ये रखते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर हम गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले हैं, किन किन मुद्दों को हमें गोलमेज सम्मेलन में उठाना है। अस्पृश्य वर्ग की ओर से ये बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं, और पहले से ही समाज को उन्होंने विश्वास में लिया था कि इन मुद्दों को लेकर हम गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हैं, तो आज उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा हम आपको बता दें। दलित समाज की सुरक्षा को लेकर है, और इसमें ही बाबा साहब प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण की बात करते हैं, और साथ ही साथ नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, तो आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश में है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, जो राजनीति में दोहरा मताधिकार की बात बाबा साहब ने की थी गोलमेज सम्मेलन में, आज के इस स्पीच में बाबा साहब के वो बिंदु भी शामिल हैं जिसमें दोहरा मताधिकार और वयस्क मताधिकार की बात बाबा साहब करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसमें हम आपको इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताएंगे। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि पूरा निष्कर्ष आपको मिल सके। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय अखंड भारत हमारा ध्येय है। ये जो विषय है आज के ही स्पीच में बाबा साहब बहुत क्रांतिकारी ढंग से कहते हैं, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से आज हम 7वां भाग लेकर उपस्थित हो चुके। जो विषय है इसके अंतर्गत 7वां भाग हम लेकर उपस्थित हैं। पेज नंबर यहाँ पर है 200 से लेकर 202 तक। अध्यक्ष का भाषण। इस अधिवेशन में दिनांक 8 अगस्त 1930 के दिन अध्यक्ष पद से डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, सज्जनों, दलित वर्ग के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था है उस संबंध में जो बिंदु हम आपके समक्ष रख रहे हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। 11वां जो बिंदु है उसमें कहते हैं बाबा साहब, अल्पसंख्यकों को देने वाली तराजू का पासंग समतोल रखने के लिए अतिरिक्त जगह किस सिद्धांत के आधार पर दी जाएं, इस बारे में सही मार्ग के बारे में इससे पहले ही मैंने सूचित किया है। इसलिए कितनी जगह दी जानी चाहिए ये सवाल अभी भी बाकी है। प्रतिनिधियों की संख्या परिस्थिति के अनुसार बदलनी चाहिए, और उनकी संख्या तय करने के लिए सामान्य सिद्धांत का सुझाव देने से अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता। वह सिद्धांत इस प्रकार है,
पहले बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय आपसी सोच विचार के बाद जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व से अतिरिक्त और अधिक कितनी जगह पासंग की जगहों के तौर पर दी जा सकती हैं, इस बात का निश्चित आंकड़ा तय करना होगा। फिर किसी विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय के अतिरिक्त प्रतिनिधित्व का हिस्सा तय करते हुए यह अतिरिक्त प्रतिनिधित्व उस समुदाय की सामाजिक संख्या के अनुपात में तय करना होगा। इस सामाजिक परिस्थिति के बारे में निर्णय लेते हुए उस समुदाय के सामाजिक दर्जे, आर्थिक बल और उसकी शैक्षिक स्थिति भी ध्यान में लेनी चाहिए। अगर ये संभव हो पाया तो अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भी न्याय होगा और सही ढंग से सुलह हो पाएगी। किसी भी पक्ष को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद विचारार्थ जो विषय चुने गए हैं वे हैं चुनाव क्षेत्र और मतदान के अधिकार। सज्जनों, इस संदर्भ में हमारी क्या मांगे होनी चाहिए? चुनाव क्षेत्र की रचना के बारे में हमारे सामने दो विकल्प हैं। बाबा साहब कहते हैं अलग चुनाव क्षेत्र की योजना और दूसरा है आरक्षित जगहों के साथ संयुक्त चुनाव क्षेत्र की योजना। यानी कि दो योजनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण। बाबा साहब कहते हैं कि अलग चुनाव क्षेत्र की योजना बनाई जाए और दूसरा हमारे सामने विकल्प है आरक्षित जगहों के साथ साथ संयुक्त चुनाव क्षेत्र की योजना भी हमें बनानी होगी। मैं जानता हूं कि इस विषय में दलित वर्ग में मतभेद है। बहुत बड़ी जनसंख्या है अलग चुनाव क्षेत्र के पक्ष में है। उन्हें डर लगता है कि संयुक्त चुनाव क्षेत्र के तरीके में बहुसंख्यक समुदाय भी हमारे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वाले, इसलिए जो उनके लिए हितकारी हो उसी के पक्ष में वे मतदान करेंगे, ऐसा उन्हें लगता है। ये डर निर्मूल है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। बाबा साहब के समक्ष ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि अधिकांश जो जनमानस था, दलित वर्ग था, बहुजन समाज था, उसके मन में ये था कि अलग चुनाव क्षेत्र घोषित हो जाए और अलग चुनाव क्षेत्र जब घोषित हो जाएगा तो हमें ये जो प्रतिष्ठित लोग हैं, अमीर लोग हैं, इनसे कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर संयुक्त चुनाव क्षेत्र होता है तो वहाँ पर इस तरह से एक डर था दलित वर्ग के अंदर कि कहीं ना कहीं ये हमें हाईजैक करने का काम करेंगे अमीर लोग, और हमारा जो प्रतिनिधि होगा वो कहीं ना कहीं बिक जाएगा। इनडायरेक्ट वे में यही बात कहने की कोशिश यहाँ पर कही जा रही है। बाबा साहब कहते हैं ये डर निर्मूल है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन केवल इसलिए अलग चुनाव क्षेत्र में खुद को कैद करना यही एक मार्ग नहीं बचता। इस मामले में एक और विकल्प भी मौजूद है, उपलब्ध है। वयस्क मतदान की मांग करते हुए अपने समुदाय की मतदान की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर लेना भी एक उपाय है। इसका मतलब यह है कि उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था भारत के अंदर, यानी कि हर व्यक्ति मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता था। तो बाबा साहब कहते हैं कि हर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार हो। ये बात यहाँ पर बाबा साहब स्पष्ट ढंग से कहते हैं। और क्या कुछ कहते हैं आगे हम बात करने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं बहुसंख्यक समुदाय के अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उन्हें कम किए जाने की संभावना का निर्माण भी हो सकता है। वयस्क मतदान के लिए हमें विशेष आग्रह के साथ मांग करनी ही चाहिए। ये कहकर आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वयस्क मतदान प्राप्त हुआ तो हमें अर्थात बहुजन वर्ग के लिए, बहुजन समाज के लिए आरक्षित जगह रखते हुए संयुक्त चुनाव क्षेत्र स्वीकारने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि कुछ जगहों पे आरक्षित क्षेत्र हो जाए और कुछ संयुक्त चुनाव क्षेत्र हो जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। और दोनों को अगर दोहरा मताधिकार की बात हो तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये विकल्प बाबा साहब यहाँ रखते हैं। इस बारे में मैं एक और बात का खुलासा करना चाहता हूँ। ये देश जाति समुदायों में, पंथों में बटा हुआ है, इसलिए जाति समुदायों की सुरक्षा का प्रबंध जब तक संविधान में नहीं किया जाता तब तक ये देश अखंड और स्वयं शासित नहीं बन सकता। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि भारत जो देश है ये जातियों में, ये समुदायों, पंथों में बटा हुआ है, और यदि जातियों और समुदायों की सुरक्षा का प्रबंध हम भारतीय संविधान में नहीं करते तो इसका मतलब हमारा देश अखंड और स्वयं शासित नहीं बन सकता। ये वास्तविकता है और इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। लेकिन अल्पसंख्यकों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज भले हम पर ये अलग अलग पंथ हावी हो गए हों और हम जातियों में विभाजित हो गए हैं,
लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा साहब कहते हैं हमारा लक्ष्य अखंड भारत है। जिन अल्पसंख्यकों को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है उन्हें यही उद्देश्य अपनाना चाहिए। कितना बड़ा उद्देश्य लेकर बाबा साहब, कितना बड़ा लक्ष्य लेकर बाबा साहब चलते थे। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब जो अंतर मन की बात को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत अखंड भारत बने। लेकिन बावजूद इसके जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने अलग चुनाव क्षेत्र की बात की, दोहरा मताधिकार की बात की, नौकरियों में प्रतिनिधित्व की बात की, राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात की, समान नागरिकता की बात की, भारत के कुछ लोगों ने बाबा साहब पर आरोप लगाए, काले झंडे दिखाए कि बाबा साहब भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, देश विरोधी आंदोलन चला रहे हैं। इस तरह के आरोप भी बाबा साहब पर लगाए गए। लेकिन सच्चाई क्या है? आज ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 के माध्यम से आपके समक्ष यहाँ पर सामने है। बाबा साहब कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अखंड भारत है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। और इसी बात को, और एक बात और, अक्सर आपने देखा होगा कि बाबा साहब के लिए दुष्प्रचार किया जाता है कि बाबा साहब ने लंदन में जाकर अलग देश की मांग की थी। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया पूरे देश के अंदर कि बाबा साहब अलग देश चाहते थे। अलग देश कभी बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि जो भारत है वो अखंड भारत बने, एक यूनाइटेड भारत बने, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। संगठित भारत की बात बाबा साहब करते हैं मेरे साथियों। जिन अल्पसंख्यकों को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है उन्हें यही उद्देश्य अपनाना चाहिए। इससे एक बात साफ समझ में आती है कि जिन अल्पसंख्यक समुदायों ने सुरक्षा के प्रबंध की मांग की, उन्हें अपने सुरक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त करते समय इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वे भारत की एकता की राह के रोड़े न बने। आप पर जो बंधन लादे गए हैं, आपके सामने जो अड़चने हैं, वे सत्य हैं। इसलिए उनके खिलाफ सुरक्षा पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कीजिए। आपके लिए तैयार किए गए सुरक्षा प्रबंध इस देश में मौजूद भेदभाव की खाई को अक्षुण्ण रखने का कार्य न करें। इस बात का ख्याल अवश्य रखें, अलगाव की इस खाई को पुल के द्वारा पाटा जाए, यही उम्मीद रखनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं को स्वीकृति देना बहुसंख्यक समुदायों का कर्तव्य है, लेकिन अल्पसंख्यकों का भी एक पवित्र कर्तव्य है कि वे सबको एक करने की राह में रोड़े ना अटकाएं। इतना ही नहीं साथियों, बाबा साहब चाहते थे अखंड भारत बने। बाबा साहब चाहते थे कि पूरा भारत एक हो। और यहाँ तक वो कहते थे कि जो अल्पसंख्यक अपने अपने अधिकारों की मांग करने वाले हैं, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में सभी संप्रदायों के आधार पर अलग अलग संप्रदाय के लोगों को, वहाँ उनके लीडरशिप को आमंत्रित किया गया था अपनी बात रखने का। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह की कोई मांग वहाँ पे हमें नहीं करनी है जिससे हमारा भारत अखंड भारत बनने से रह जाए। ऐसी कोई डिमांड नहीं करनी है। इस नज़रिए से कहना पड़ेगा कि संयुक्त चुनाव क्षेत्र की योजना व आरक्षित जगहें अलग चुनाव क्षेत्र से अधिक उत्तम उपाय है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर, बहुत बड़ा कोटेशन है, इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। हम इसको रिपीट करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इस नज़रिए से कहना पड़ेगा कि संयुक्त चुनाव क्षेत्र की योजना व आरक्षित जगह अलग चुनाव क्षेत्र से अधिक उत्तम उपाय है। संयुक्त चुनाव क्षेत्र हो, बाबा साहब चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आरक्षित जगह जरूर होनी चाहिए। अलग चुनाव क्षेत्र से कहीं ज़्यादा ये उत्तम उपाय है। इससे भारत यूनाइटेड होगा, संगठित बनेगा। बहुजन वर्ग की सुरक्षा के लिए एक और बात खास महत्व रखती है, उसका संबंध सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने से है। कानून तैयार करने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण एक बात है, कानून बनाने के अधिकार से अधिक कानून का क्रियान्वयन करने के अधिकार का महत्व कम नहीं है। और अमल करने वाली व्यवस्था के जरिए कानून बनाने वालों को भले पूरी तरह हतोत्साहित नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर अंकुश जरूर रखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है जिसके लिए प्रशासन की कार्यकारिणी पर वर्ग को कब्जा पाने की आतुरता हो। काम की हड़बड़ी के कारण या हालात के कारण कई बार उसे लागू करने वाले
अधिकारी को तारतम्यता के साथ निर्णय करने का अधिकार भी होता है। उस प्रसंग अनुसार उचित निर्णय देने के अधिकार पर निष्पक्ष ढंग से अमल हो पा रहा है अथवा नहीं, इस पर ही जनता का कल्याण निर्भर करता है। भारत जैसे देश में जहां निर्णय को लागू करने का अधिकार किसी एक विशिष्ट जाति के हाथ में होता है, वहां इस तरह के प्रसंगोचित न्याय देने के अधिकार का दुरुपयोग विशिष्ट वर्ग की अनुचित और बेहिसाब तरक्की हासिल करने के लिए किए जाने की बहुत बड़ी आशंका रहती है, बहुत बड़ी संभावना होती है। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी आशंका यहाँ जाहिर की कि माना कि कानून में हमें प्रावधान कर दिया गया, आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, प्रतिनिधित्व देने की बात कर दी गई और वो सारे अधिकार हमें दे दिए गए जो जिसकी हम डिमांड करते हैं, लेकिन क्या वो भारत के अंदर लागू होंगे? इस पे भी विचार होना चाहिए। जितनी डिमांड हम गोलमेज सम्मेलन में करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक डिमांड और करने वाले हैं। संकेत देते हैं बाबा साहब कि जो कानून यहाँ पे लागू हो उनकी देखभाल भी हो कि वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं अथवा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर एक विशिष्ट वर्ग ऐसा है जो अधिकारी, यूं कहें कि हर उच्च पद पर वो आसीन है, और ऐसे में उससे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अपने विशिष्ट वर्ग को अनुचित और बेहिसाब तरक्की हासिल करने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है। ये आशंका जता दी बाबा साहब ने, और इसलिए बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में इन अधिकारों के लिए भी एक आयोग की बात करेंगे। आगे हम जरूर बात करेंगे इस संबंध में। इस पर सही उपाय है कि इस आग्रह पर कायम रहें कि सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग के साथ सबको सम्मिलित किया जाए। दलित वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में खास अनुपात में पद आरक्षित रखने की मांग हमें करनी होगी, और संविधान की एक धारा में बदलाव कर ये साध्य कर पाना असंभव नहीं है। नौकरी में आरक्षण प्रतिनिधित्व की बात बाबा साहब ने यहां पर कर दी मेरे साथियों, लेकिन क्या हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि आज हम नौकरी पेशा में हैं तो ये बाबा साहब के द्वारा किया गया संघर्ष जीवन समर्पण है, जो हमारी आपकी पीढ़ी और हम सब इस स्वाभिमान पूर्वक जिंदगी को जी सकें, सम्मानजनक जिंदगी जी सकें, और हर क्षेत्र में, हर विभाग में हम जा सकें, ऐसा प्रावधान बाबा साहब ने अपने इस त्याग समर्पण की बदौलत किया है। क्या हमें इस बात का एहसास है? निश्चित रूप से एहसास हम सभी को होना चाहिए। और इतना ही नहीं साथियों, जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने दिलाए गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से, उन पर इस समय आप महसूस करते होंगे किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय संविधान पर खतरा आप देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें सजग रहने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ संघर्ष करने का नारा बाबा साहब ने दिया ही है, आंदोलित रहने का नारा बाबा साहब ने दिया ही है। तो संगठित रहकर आंदोलित होने की ज़रूरत महसूस करना होगा हम सभी को। बाबा साहब कहते हैं लेकिन बहुजन वर्ग चूंकि हमेशा अल्पसंख्यक रहने वाला है, दलित वर्ग अल्पसंख्यक रहने वाला है, इसलिए कम से कम आज तो इसकी संभावना बहुत कम नज़र आती है। इस प्रकार की शाश्वत मांग करना क्यों जरूरी है, ये भी इससे व्यक्त होता है। तो इस तरह की महत्वपूर्ण यहाँ पर बात बाबा साहब कहते हैं, और कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे कि दलित वर्ग और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो आखिर क्या साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, और दलित वर्ग के संबंध में क्या प्रावधान करने की वकालत साइमन कमीशन ने किया है, ये हम कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जरूर बताएंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर। सामान्य साथियों, आपने वीडियो अंत तक देखा, डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक देखा, लेकिन एक अधूरी इच्छा बाबा साहब की है वैचारिक सेंटर बनाने की। कुछ ऐसा वैचारिक सेंटर बाबा साहब चाहते थे कि भारत के अंदर बने, जहाँ पर पूरे देश के बहुजन एकत्र हों, बुद्धिजीवी एकत्र हों, और देश में हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ रणनीति बनाए, कारगर रणनीति बनाए, और समाज को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाए,
ऐसा वैचारिक सेंटर बाबा साहब चाहते थे। ऐसे में आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में इस तरह का वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। आप सभी के सहयोग से वो निश्चित रूप से उस कार्य को पूरा किया जा सकेगा। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके समक्ष प्रदर्शित है। आप अपना अमूल्य योगदान जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली, आप सभी को सादर